नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका द इनसाइड स्टोरी में। विपक्षी खेमा तैयार, नीतीश और तेजस्वी से मिलेंगे केसीआर। जी हां, कल यानी कि 31 तारीख को केसीआर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो मुलाकात करने के लिए बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार से। तो इसके क्या मायने हैं, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, महागठबंधन को लेकर जो आकार दिया जा रहा है उसको लेकर क्या बातचीत हो सकती है, संभावित बातचीत क्या हो सकती है, इसके पीछे की जो पूरी इनसाइड स्टोरी है आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो महागठबंधन बन रहा है उसकी क्या रूपरेखा तैयार करने की कोशिश अभी से शुरू हो चली है, क्योंकि केसीआर लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, विपक्षी खेमे को लेकर जो सुगबुगाहट नजर आती है महागठबंधन को लेकर 2024 के लिए, केसीआर ने अपने हाथ में क्या कमान ले ली है? क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, उनसे मुलाकात वो कर चुके हैं, अब जा रहे हैं बिहार। क्या मायने आपको इसके नजर आ रहे हैं 2024 के मद्देनजर अगर देखा जाए तो? आपने केसीआर की सक्रियता की वजह जाननी चाहिए। तो यहाँ आपको हम बताते चलें कि कुछ ही दिनों में तेलंगाना में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी की विशेष फोकस तेलंगाना पर है। पिछले दिनों हैदराबाद जाने का मौका मिला था और थोड़ा आगे वारंगल तक, तो हम लोगों ने जो वहाँ बातचीत की और समझने की कोशिश की, तो दरअसल वहाँ इस बार जो विपक्ष है वो केवल कांग्रेस नहीं होगा, ऐसा महसूस हो रहा है केसीआर को। और के चंद्रशेखर राव 2 बार जीत चुके हैं, ये तीसरी दफा वो लड़ने जा रहे हैं, और इस बार विपक्ष जो है वो कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्ष हो सकता है क्या, कुछ इस तरह की बातें भी वहां पर सुनने को मिली। ऐसे में के चंद्रशेखर राव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चेबंदी शुरू की है, और राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चेबंदी से ये संदेश राज्य में जा रहा है कि असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केसीआर लड़ेंगे, चाहे बात केंद्र की हो चाहे बात राज्य की हो। कुछ दिन पहले बीजेपी जब वहां पर बैठक हुई, राष्ट्रीय स्तर की बैठक जब हैदराबाद में हुई, तो नाम चेंज करने का भी जिक्र कर दिया, तो वहीं से सुगबुगाहट तेज। उसके बाद केसीआर ने अपने हाथ में पूरी कमान ले ली है। जी हाँ, भाग्यनगर कह रहे थे कि हैदराबाद को हम बुलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां पर बड़ी बैठक भी उन्होंने की थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव। और आपको याद होगा पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री गए वहां पर, तो कोई बहाना था, लेकिन एयरपोर्ट भी नहीं आए उन्हें रिसीव करने के लिए। दरअसल ये संदेश देने की एक कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सियासी तौर पर के चंद्रशेखर राव राज्य में खड़े हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने वोट हो सकते हैं वो हमें मिले, वो वोट हम में और कांग्रेस में न बटे ना। हाँ। ये बहुत बड़ी जरूरत आज की तारीख में के चंद्रशेखर राव की है। पिछले 2 चुनाव उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, और उसमें अमूमन ये भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका हुआ करती थी वो सामान्य थी, बहुत स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन ये चुनाव जो है इसकी पृष्ठभूमि आप समझिए तो ये है कि 17 सीटें हैं लोकसभा की, तेलंगाना में 9 सीटें इस वक्त केसीआर के पार्टी टीआरएस के पास है, तेलंगाना राष्ट्र समिति। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, और 3 सीटें कांग्रेस के पास है, जो कि वहाँ बहुत प्रबल और मजबूत हुआ करती थी। और तेलंगाना बना तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की वजह से बना। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने आंध्र और तेलंगाना को अलग किया, तेलंगाना के आंदोलनकारियों की बात मानी, सीट्स पर उसमें के चंद्रशेखर राव थे तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ, और वो सहयोगी भी रहे, विरोध भी करते रहे, कांग्रेस का सहयोग भी करते रहे, और अंत में उन्होंने जब सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने सत्ता कायम वहां पर की, 2 बार जीत चुके हैं। तो ये जो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात हो गई कि उसमें एक सीट जो है के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, भारतीय जनता पार्टी ने के कविता को हरा दिया। और तब से उन्हें समझ में आ गई बात कि
मैं जिस प्रांत का मुख्यमंत्री हूं वहां पर भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत हो गई है कि मेरी बेटी जो कि सिटिंग एमपी थी निजामाबाद से, उसको हरा दिया। विपक्ष से बीजेपी कमजोरी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इसीलिए पटना जा रहे हैं क्योंकि नए नए जो बागी हुए हैं नीतीश कुमार, बीजेपी से जो संबंध तोड़ा है, तो क्योंकि जो साथ में रहता है वो कमियां ज़्यादा जानता है, तो अब वो कमी जानने के लिए कि कहां पर किस तरह से मजबूत और हुआ जा सकता है, कोई टिप्स लेने के लिए जा रहा है पटना नीतीश कुमार से मिलने। देखिए, सिर्फ ये गोलबंदी नहीं है, दरअसल उनकी चिंता तेलंगाना है, अपना राज्य। और जब अगले साल वहां चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुख्य फोर्स वो दिखे, इसके लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य फोर्स दिखना चाहते हैं। अच्छा। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुख्य फोर्स दिखेंगे तो जाहिर है कि तेलंगाना में भी जो गैर बीजेपी वोट्स होंगे वो एकत्रित होकर के उनकी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस राज्य में बड़ी पार्टी रही है। और अनडिवाइडेड आंध्रा, अगर आपको याद हो तो अनडिवाइडेड आंध्रा में जब वाई राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त कांग्रेस का ही शासन चलता था। और कहते हैं कि साल 2004 में जब सरकार बनी थी केंद्र में मनमोहन सिंह की, तो करीब 35 सीटें उस बार आंध्र प्रदेश से आई थी, जिसमें कि तेलंगाना भी जुड़ा हुआ था। तो आप सोचिए कि कितनी मजबूत रही थी उस जमाने में, एक जमाने में कांग्रेस। और आज की स्थिति में वो मुख्य विपक्ष है, लेकिन मुख्य विपक्ष तेजी से अब बीजेपी बन रहा है। और ऐसे में बीजेपी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो बीजेपी के सामने अपने आप को वो सबसे मजबूत दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस को पीछे रखना चाहते हैं। तो केंद्र में अगर केंद्र स्तर पर अगर बीजेपी के खिलाफ दिखेंगे तो जाहिर है कि फिर वो राज्य स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे वोट उनकी तरफ आएंगे। उनकी अपनी जो जरूरत है वो तो ये है। जो महागठबंधन का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, वो महागठबंधन क्या केसीआर के बीच में केंद्र में रहते हुए वो गठित होगा? क्योंकि अखिलेश यादव भी इस बात का जिक्र करते हैं कि केसीआर, ममता बनर्जी और शरद पवार, ये तीन लोग केंद्रीय स्तर पे महागठबंधन की जो रूपरेखा है उसको तैयार कर रहे हैं, आकार दे रहे हैं। जाकर मिलना विपक्षी नेताओं से, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव, सबसे वो मुलाकात कर रहे हैं, लगातार ममता बनर्जी से मिल रहे हैं। तो वो लग रहा है कि सक्रिय हो गए हैं 2024 के लिए भी। राज्य में चुनाव है वो तो है ही, एक केंद्रीय स्तर पर जो चुनाव है उसकी भी रूपरेखा तैयार करने की कोशिश वो कर रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों हमारे दफ्तर अखिलेश यादव आए थे। हाँ। तो उन्होंने भी उनका नाम लिया कि केसीआर तेलंगाना के वो घूम रहे हैं, ममता बनर्जी भी सक्रिय हैं, हम लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होता है। तो ऐसे में जबकि चेहरे की बात हो रही है, कम से कम केसीआर अपने आप को चेहरे के तौर पर सामने नहीं रखना चाहते हैं। उनकी राजनीति में कम से कम ये अभी तक तो स्पष्ट है, पीछे रह के सबको जोड़ने की कोशिश में है। हाँ, लेकिन जोड़ने वाला बहुत जरूरी है, वो व्यक्ति जो है वो बहुत जरूरी है कि कौन जोड़े। नहीं, चेहरे को लेकर तो लड़ाई है। नीतीश कुमार भी कहते हैं हम भी चेहरा अब कहने लगे, मतलब कहते नहीं है, इनडायरेक्टली जो बातें निकल के, हाँ, पार्टी से जो बातें निकल के सामने आती है, आमतौर पे जो राय बन रही है वो यही है। ममता बनर्जी खुद को अपने आगे रखती हैं, अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अपने आप को ही आगे रखना चाहते हैं। तो तमाम जो दल है, हालांकि अखिलेश यादव कभी इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि उन्हें वो बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर तो खैर बात आगे होगी, लेकिन पीछे से रह के जो भूमिका निभाएंगे वो केसीआर बड़ी भूमिका निभाने वाले महागठबंधन को लेकर अगर बात करें। देखिए, कल जब बुधवार को पहुंचेंगे पटना और पटना में जब वो मुलाकात करेंगे तो दोनों नेताओं को वो बखूबी जानते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने इसके पहले भी बातें कही थी, और जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तब भी उन्होंने कहा था कि एक चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार हमारे लिए विकल्प हो सकते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे। उन्होंने ये बात कही थी के चंद्रशेखर राव ने। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेलंगाना गए थे तेजस्वी यादव, और वहाँ उन्होंने मुलाकात की थी केसीआर से, और वहाँ पर चूँकि दोनों बीजेपी विरोधी खेमा के हैं तो उनकी भी अच्छी बनती है। अब क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सभी नेताओं को जानता हो और गोलबंद करने की क्षमता रखता हो। केसीआर की सीनियरिटी है, वो पटना पहुंच करके नीतीश कुमार से बात कर सकते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से दिल्ली में मुलाकात की है, उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। उनके पास क्षमता है कि वो
फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर सकते हैं, वो देवेगौड़ा से मुलाकात कर सकते हैं, वो दक्षिण से आते हैं, उत्तर के किसी व्यक्ति को अगर वो चुनते हैं तो जाहिर है कि उत्तर और दक्षिण का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो खुद अगर वो रेस में नहीं है और जैसा कि लगता भी है तो उन्हें किसी व्यक्ति को चुनना है। नीतीश कुमार के प्रति वो हमेशा से एक सकारात्मक रवैया रखते आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, पिछले दिनों एक बयान ममता बनर्जी का आया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हम रोकेंगे और ये मेरी सबसे निर्णायक आखिरी लड़ाई होगी, ऐसा उन्होंने कहा है ममता बनर्जी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना आज की तारीख में वो उनकी प्राथमिकता है। प्राथमिकता ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को रोक करके मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये बात नहीं कह रही है, रोकना प्राथमिकता है। तो ममता बनर्जी भी रोकने की बात कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो घोटाले सामने आए हैं, ईडी सीबीआई जिस तरह से लगी है, तो आज की तारीख में रोकना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। पार्थ चैटर्जी और शिक्षक घोटाला और उसके बाद फिर ये अनुव्रत मंडल से जुड़ा घोटाला, तो ये तमाम चीज़ें घेर रही हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने कॉल किया है, तो वो तमाम प्रेशर्स उनके ऊपर हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगी, वो कॉर्नर करना चाहती हैं। पीएम बनना उनकी प्राथमिकता नहीं है। तो उसी तरफ अगर आप चलें तो अखिलेश यादव के लिए तो प्राथमिक लड़ाई ही अभी बाकी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनने की लड़ाई अभी बाकी है। एक बार बने हैं पर दोबारा से जब तक वो बनते नहीं हैं तब तक प्राइम मिनिस्टर का दावा जो थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो एक बड़े राज्य का चीफ मिनिस्टर है, नीतीश कुमार, देखिए अभी तक अरविंद केजरीवाल ने ये बात खोल करके तो कहा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकना उनकी भी प्राथमिकता है। वो खुद अपने पार्टी का फैलाव चाहते हैं। दिल्ली में जिस तरह से घोटाले दर घोटाले का जिक्र बीजेपी कर रही है, वो जो एक टकराव होता चला जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई रोके। अब इन सबों में मैं देखता हूं कि ईडी सीबीआई से अगर कोई निश्चिंत है, जिसको डर नहीं है, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और मैं ये भी देखता हूं कि तेजस्वी यादव बहुत सक्रिय होकर के नीतीश कुमार को केंद्र में भेजना चाहेंगे, क्योंकि उसका सीधा अर्थ ये होता है कि वो चीफ मिनिस्टर बिहार बन दावेदारी जो उनके परिवार की और उनकी इच्छा होगी, ऐसा माना जा सकता है। तो ऐसे में ये जो मुलाकात है, आपने सही शुरुआत में कहा कि दरअसल ये विपक्षी खेमा जो है उसकी गोलबंदी की तैयारी है, जिसमें कि केसीआर और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये सब पटना में मुलाकात करेंगे, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल, एक तरफ अखिलेश यादव, ये तमाम लोग से केसीआर मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं कोई एक साझा विचार बना होगा। और जाहिर है कि कल जब वो नीतीश कुमार के साथ बैठेंगे तो उस साझा विचार को शेयर करेंगे। और नीतीश कुमार ने भी तो यही कहा था ना कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सभी लोगों को एक साथ लेकर आएंगे। क्या विपक्ष को सिर्फ ये कि बीजेपी को रोकना है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल एक वो दिखती है कि कहीं ना कहीं खुन्नस में है कि सरकार भले ममता बनर्जी चला रही है, लेकिन जब सीबीआई ईडी का छापा होता है तो कहीं ना वो परेशान हो जाती हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, वो भले ही कितना जोर लगा के बातें कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी उनको भी होती है। तो तमाम जगह पे ऐसा हो रहा है। क्या विपक्ष को कि बीजेपी को हराना है, इसके अलावा भी जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको भी पकड़ना, उसको होल्ड करना, आम जनता को ये एहसास दिला पाना कि आप हमें सत्ता में लाएंगे? क्योंकि 14 में यही हुआ था। जनता को जब विश्वास हो गया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं, तमाम तरह से चीज़ें हो रही हैं, तब जनता साथ आ गई थी, खुद ब खुद साथ आ गई थी। तो वो एहसास क्या विपक्ष करा पाने में आज की डेट में सक्षम है? और क्या सबसे ज़्यादा काम उसी पर करने की ज़रूरत है? क्योंकि आम जनता की बात होगी तो आम जनता से जुड़ा होगा। सिर्फ आप बीजेपी का विरोध करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एक साथ आ भी जाएंगे, जनता आपको सपोर्ट करेगी। देखिए हिमांशु, मुद्दे हमेशा होते हैं। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे आप पिछले 75 सालों में जब भी चाहेंगे उस चुनाव में आपको मिल जाएंगे ये मुद्दे। और इन मुद्दों को बहुत असरकारक होते भी हमने देखा है और बेकार होते भी देखा है। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे हमेशा बदलाव लेकर के आ जाते हैं। आपने 2014 की जब बात कही तो आप उसमें एक बात और जोड़ दीजिए, मुद्दे थे लेकिन एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव चेहरा भी था। हाँ, और ये जो कवायद चल रही है, मुद्दे अभी भी हैं, वो क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव जो है, विश्वसनीय विकल्प, उसकी कोशिश की जा रही है। एक चेहरा 2014
में था, इसीलिए जीत मिली। लेकिन 2019 में विपक्ष के पास वो चेहरा नहीं था। राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर वोटर्स ने वो नहीं मत लगाया। तो ऐसे में अब विपक्ष को ये लग रहा है कि कोई ऐसा चेहरा सामने लाओ जो कि प्रधानमंत्री के चेहरे के टक्कर का हो। मोदी बनाम कौन, ये लड़ाई हो जब, उसके बाद मुद्दों की बात होगी। देखिए मुद्दे हैं, महंगाई के सवाल पर सरकार घिरती है, 2014 में भी घिर रही थी उस वक्त की केंद्र सरकार। बेरोजगारी के सवाल पर अभी घिरती है, उस वक्त भी घिर रही थी। तो ये मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों को कौन बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट करता है और फिर वो ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश सामने हो जाता है। उस चेहरे की अपनी खुसूसियतें होती हैं, खासियत होती है, जैसे कि वो ओबीसी चेहरा है, चाय वाला है, ये वैद्य के बेटे हैं नीतीश कुमार, अगर इनके बारे में आप बात करें कि ये पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गए थे, ये भी ओबीसी चेहरा है। इनके ऊपर कोई आरोप अभी तक उस तरह से नहीं लग पाया है। ये भी करीब 15-20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके पहले केंद्र में मंत्री रहे हैं, समाजवादी हैं, इनके पास भी एक अनुभव है राजनीति का। ये सीनियर नरेंद्र मोदी से शायद होंगे अगर हम देखें विकल्प के तौर पर इनको, क्योंकि एमएलए ये पहले बने, 1985 में बने। तो तमाम बातें कह सकते हैं इनके फेवर में। अगर ये चेहरा बन जाते हैं तो दरअसल विपक्ष कोशिश ये कर रहा है कि मुद्दे तो हैं, लेकिन अगर फेस नहीं दे पाएंगे तो फिर इन मुद्दों का कोई फायदा नहीं। जिस तरह से इंदिरा गांधी एक समय में कहा जाता था कि इंदिरा इज अ इंडिया, इंडिया इज अ इंदिरा, तो आज के टाइम में मोदी जी वो उस पोजीशन पे है, उनकी लोकप्रियता या तमाम चीज़ें जो ऑरा है वो इतना बड़ा है कि वो विपक्ष तो छोड़िए, बीजेपी के अंदर कोई चेहरा नज़र नहीं आता। किसी से अगर सवाल कर लीजिए बीजेपी वाले से कि नरेंद्र मोदी के बाद क्या, तो उसके पास जवाब नहीं होता है। उस स्थिति में विपक्ष, अगर हम चेहरे तलाशें तो आपको कौन सा चेहरा ऐसा दिखता है जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल है, सबसे ज्यादा मजबूत है? कोई नजर आता है क्योंकि सब क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीति, और जो नेशनल राजनीति कर रहे हैं उनकी एक्सेप्टेंस या फिर उनकी राजनीति का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं जनता को नहीं भा नहीं रहा, इसीलिए तो वोट नहीं मिल रहा, इसीलिए तो जीत नहीं रहा। देखिए ऐसा नहीं है कि रीजनल नेता केंद्रीय राजनीति में प्रभावी नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, हो सकता है। पर क्या है कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मजबूत, दमदार एक विकल्प के तौर पर खुद देश के सामने मौजूद है। इसको टक्कर देने वाला चेहरा चाहिए। अब देखिए क्या है कि लीडर बेस्ड राजनीति हो गई है, अब कैडर बेस्ड नहीं है। नेहरू थे तो कांग्रेस सत्ता में थी, इंदिरा थी तो कांग्रेस सत्ता में रहे, राजीव गांधी इंदिरा के बेटे बड़े चेहरे के तौर पर आए, सोनिया गांधी भी, तो उन्होंने गोल बंद कर लिया अपने पीछे। देखिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के तौर पर तो तब भी थी जब नेहरू हुआ करते थे, लेकिन उनके पास अटल बिहारी जैसा चेहरा, जब वो चेहरा आया तो सत्ता मिली। आप देखिए ज्योति बसु एक चेहरा थे, कार्डर बेस्ड पार्टी है लेफ्ट की, लेकिन चेहरा था तो 35 साल शासन हुआ। आज लेफ्ट जो है वो चेहरा विहीन है, तो फिर देखिए वो कार्डर कहीं जीत नहीं पा रहा है। तो ये जो फेस होता है ना आज की तारीख में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मास बेस कोई लीडर हो और वो चेहरा जो लोगों को अच्छा लगता हो, वोट खींचता हो, नरेंद्र मोदी हैं वो। भारतीय जनता पार्टी इतनी दमदार तो कभी नहीं थी इस देश की राजनीति में, शुरुआत से पहले जनसंघ के तौर पर और 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमेशा से रही है। सरकार 1998 तक नहीं बना पा रही थी तरीके से, 96 में 13 दिनों की बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा ऐसा आया कि बहुमत नहीं होने के बावजूद 23 दलों ने एनडीए बना दिया और वो पीएम बन गए। उसी प्रकार सोनिया गांधी ने उनके खिलाफ गोलबंद किया, सोनिया गांधी पीछे खड़ी हो गई और उन्होंने भी कई दलों को जोड़ करके यूपीए बना दिया। फिर नरेंद्र मोदी आए, वो एक चेहरा हो गए। आज की तारीख में विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। प्रादेशिक राजनीति से कुछ चेहरे हैं जो अब सामने आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति राजनाथ जी जब कहते हैं कि 24 तो छोड़िए 29 के बाद का सोचिएगा, तो वो यही सोच के कहते हैं कि चेहरा ही नहीं है आपके पास, 29 तक कोई चेहरा ढूंढ लीजिएगा, तब जो है बात करिएगा, तब जीतने की कोशिश करिएगा। 400 सीट लेकर के राजीव गांधी आए थे 1982
84 में और 1989 में जब चुनाव हुए तो सरकार बनना तो छोड़ दीजिए, 272 का आंकड़ा बहुत दूर रह गया, 190, 92, 93 तक ही पहुंच पाए थे। 400 सीटें लेकर के आए थे, उतनी सीटें अभी तक कोई लेकर के आया ही नहीं है। तो 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। एक दौर था जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और लगता था कि बदल ही नहीं सकता है कुछ। 2004 में चुनाव हुए, शाइनिंग इंडिया उस वक्त नारा दिया गया था। शाइनिंग इंडिया का नारा इतना लग रहा था कि अटल जी वापसी करने ही वाले हैं, और देखिए क्या हुआ। उस वक्त कहीं से अचानक से सोनिया गांधी, और मुझे याद है पैदल चल करके वो चली गई। उस वक्त रामविलास पासवान नेता हुआ करते थे, उन्होंने एनडीए छोड़ा था और एक पहला गठबंधन बना। फिर उस गठबंधन के आसपास और लोग जुड़ते चले गए और उसके बाद फिर एक ऐसा विकल्प तैयार हो गया कि उसने सरकार ही बना दिया 2004 में, और अटल जी सत्ता से बाहर चले गए। तो ऐसा नहीं है। आखिरी 1 साल में मुझे याद है जब 2014 में सरकार गई मनमोहन सिंह की, उसके 1 साल पहले तक या 1.5 साल पहले तक चीज़ें बहुत दुरुस्त थी। डबल डिजिट ग्रोथ चल रहा था, बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा था इस देश में। महंगाई को काबू कर रखा था, बावजूद उसके कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70-75 रुपये ही पेट्रोल मिल जाया कर रहा था। सब कुछ अच्छा था, लेकिन 1 साल के अंदर वो 2G आ गया और उसके बाद फिर कोल स्कैम आ गया, और हालांकि उसके बाद कुछ निकला नहीं उसका बाद में, लेकिन उस वक्त बहुत शोर मचा और देखिए हो गया। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन कब तक रहेगा। भारतीय वोटर जो है हाँ। वो कैसे चीज़ों को तय करता है, और इस मामले में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा प्रैग्मेटिक हैं। वो लगातार हर दिन के हिसाब से मेहनत करते हैं। ये मान करके चलना कि 2029 तक बुकिंग हो गई, 2034 तक बुकिंग हो गई, ये मुझे लगता है कि थोड़ा कहने की बातें हैं। वैसे राजनाथ एक माहौल बनाना भी होता है, एक माहौल बनाना भी होता है। वो बहुत परिपक्व नेता है और बहुत राजनीति उन्होंने भी देखी है, लेकिन कभी आप कहते भी हैं और अपने आप को पोजीशन करते हैं। मुझे लगता है कि वही करने की कोशिश थी। तो खैर हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं, जनता को तय करना है कि आखिरकार किसको वोट देना है। उनके मुद्दे की जो बात है, उनकी समस्या की जो बात है, कौन कर रहा है। हालांकि केसीआर मिलने के लिए जा रहे हैं नीतीश कुमार से, वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात से क्या निकलेगा, क्या बयान, संयुक्त बयान कोई सामने आएगा, महागठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा, क्या होगा, ये तो मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारे दर्शक कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं केसीआर के पटना जाने पर और नीतीश कुमार और तेजस्वी से मुलाकात को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।